अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 एंड किया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस क्या होता है। तो होम्योस्टेसिस जो है वो एक्चुअली में एक इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन है या इंटरनल इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस है, रेगुलेशन है। किस चीज़ से? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। अब ये होम्योस्टेसिस जो थी हमारे पास वो 3 वेज़ में कंप्लीट हो रही थी। अब वो 3 वेज़ कौन से हैं? एक हम कहते हैं कि वाटर एंड सल्यूट के लेवल को बैलेंस किया जाता है, एक हम कहते हैं कि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, और एक हम कहते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है और उनको बॉडी में रेगुलेट किया जाता है। तो हमारे पास वो कंडीशन होम्योस्टेसिस की जिसमें हम कहते हैं कि वाटर एंड सल्यूट के लेवल को मेंटेन करते हैं, उसको हमने बोल दिया था ऑस्मो रेगुलेशन। जिसमें टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, और जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है उस मैकेनिज़्म को हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में। फीडबैक मैकेनिज़्म हमारे पास क्या होता है कि जब कोई रिस्पॉन्स जो है वो एक बॉडी को सिग्नलिंग मिलती है, यानी या ये कह लो कि एक बॉडी जो है उसको जब कोई भी सिग्नलिंग मिलती है, कोई भी स्टिमुलस मिलती है, उस स्टिमुलस को रिसीव करके बॉडी क्या करती है? इफ़ेक्ट जनरेट करती है, रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसी को हम एक्चुअली में फीडबैक मैकेनिज़्म बोल देते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल में। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है हमारे पास, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है? वाटर एंड सॉल्यूट की रेगुलेशन होती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन में हमने कहा कि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन 3 टाइप्स का है। कैसे? कि अगर हमारे पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू द सेल कंसनट्रेशन, तो उसको हम बोल देते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट है हमारे पास, वो कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू द सेल कंसनट्रेशन, यानी सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक इन्वायरमेंट है जिसमें हमने सेल को जो है वो प्लेस किया है, और उस सेल की निस्बत जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो अगर डाइल्यूटेड होगा तो उस इन्वायरमेंट को, उस कंडीशन को हम बोल देंगे हाइपोटोनिक। अगर वो कंसनट्रेटेड होगा तो उसको हम बोल देंगे हाइपरटोनिक। ठीक है। और अगर वो सेम होंगे, यानी जैसी कंसनट्रेशन जो है वो सेल के अंदर है वैसे ही बाहर है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है। तो इस बेस पे हमने कहा कि हमारे पास 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, डाइल्यूटेड सोल्यूशन को। ठीक है। और अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू द सेल कंसनट्रेशन, देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक, और सेम इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक। ठीक हो गया। अब हमने इन तीनों तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर सेल को रख के देखा कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो है, जब उसमें सेल प्लेस किया जाता है तो जो सेल होता है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है। तो एक्चुअली में क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो है वो है डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट। क्या है वो? डाइल्यूटेड, यानी वाटर की कंडीशन जो है, वाटर की कंसनट्रेशन जो है उसके अंदर है ज़्यादा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास रेगुलेशन में फिर हमने देखा कि ये तीनों तरह के जो इन्वायरमेंट्स हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, इसमें लिविंग सेल का क्या रिस्पॉन्स होता है। सबसे पहले अगर हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि डाइल्यूटेड है। ठीक है। डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू द सेल कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्योंकि डाइल्यूटेड है ये, इसमें वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, यानी मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन। तो जब इस तरह के इन्वायरमेंट में, इस तरह के सोल्यूशन के अंदर सेल को रखा जाए तो क्या होगा? क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा? हमेशा वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, तो वाटर सेल के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा सेल टर्जिड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्योंकि सेम कंसनट्रेशन से होता है तो इसमें कोई भी इफ़ेक्ट ख़ास नहीं होता सेल पे, यानी सेल जो है वो ना तो टर्जिड होता है ना ही श्रिंक होता है। और थर्ड इन्वायरमेंट में, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है इसलिए सेल के अंदर से वाटर बाहर मूव करना शुरू होता है और सेल श्रिंक हो जाता है। फिर इन तीनों तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर हमने सेल का रिस्पॉन्स देखा। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स
कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास वो 3 टाइप्स के होते हैं। अगर वो प्लांट्स जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, उसमें वाटर ले लिया जाता है और उनमें क्या अडॉप्टेशंस होती हैं कि वो एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, इसलिए इनके स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और लार्ज सरफेस एरिया होता है लीव्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा जो है वो वाटर का लॉस कर सके। फिर मेसोफाइट्स हमने देखे मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको मेसोफाइट्स कहते हैं, जिसमें ब्रासिका, रोज़, मैंगो ये सारे प्लांट्स आ जाते हैं। और इनके अंदर क्या अडॉप्टेशंस होते हैं कि अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर हो तो ये अपने स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं, अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर हो तो ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। फिर हमने डिस्कस किया थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो हैं हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो ज़ीरी कंडीशन में रहते हैं, यानी ड्राई कंडीशन में रहते हैं। इनमें हमारे पास कैक्टस आ जाता है। अब ये जो वो प्लांट्स हैं, इसके अलावा यूफोर्बिया भी आ जाता है। ये इन प्लांट्स के अंदर क्या अडॉप्टेशंस हैं कि ये अपने वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करके रखेंगे, इसलिए इनके स्टोमेटा जो है वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही श्रंकन होते हैं, अंदर को सनकन होते हैं। इसके अलावा ये अपने स्टोमेटा को मोस्टली क्लोज रखते हैं ताकि वाटर को कंजर्व करके रख सकें। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पे 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक वो हैं जो ऑस्मो रेगुलेट नहीं कर रहे, यानी आइसोटोनिक कंडीशन में रह रहे हैं और उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो वाटर के हिसाब से यानी इंटरनल एनवायरनमेंट के मुताबिक वो रेगुलेट नहीं कर रहे, उनको हम बोलेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स। और वो टाइप्स एनिमल्स जो कि वाटर की यानी अपनी सोल्यूट की कंसनट्रेशन को रेगुलेट करते हैं उनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स बोल देते हैं। मेरीन हैग फिशेस जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। इसके अलावा कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, लेकिन रेगुलेटर्स में हमारे पास वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को। हमने मेरीन इन्वायरमेंट में डिस्कस किया कि मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करते हैं कि वो उनको एक्सेस सॉल्ट्स को फेस करना पड़ता है, तो उस हिसाब से उनके अंदर अडॉप्टेशंस हैं। और अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर वालों को एक्सेस वाटर की फेस करना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से अडॉप्शन। और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट वालों को शॉर्टेज ऑफ वाटर का फेस करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से उनके अंदर अडॉप्शन है। फिर हमने एनहाइड्रोबायोसिस को डिस्कस किया कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो टॉलरेट, स्पेशली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं, इस करेक्टरिस्टिक को हम बोल देते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन क्या होती है। एक्सक्रीशन जो है हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है, इसको हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है हमारे पास वो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर स्टेम के थ्रू भी हो रही है। स्टेम में ये होता है कि स्टेम के सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाता है जो भी वेस्टफुल मटेरियल है और इबोनी बना देता है। इसके अलावा लीव्स के थ्रू भी होती है, इसलिए लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर्स भी बोलते हैं। स्पेशली जब ऑटम सीजन में ये लीव्स गिर रहे होते हैं तो वो उनका कलर जो येलो होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर एक्सेस वेस्ट एक्यूमुलेट होता है। ठीक हो गया। और फिर हमने डिस्कस किया एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन को। एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं या जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तो इनसे अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है, इस प्रोसेस को हम डीअमाइनेशन बोल देते हैं। इसी अमाइनो ग्रुप को चेंज कर दिया जाता है अमोनिया में, यूरिया में, यूरिक एसिड, और मेनली इन 3 फॉर्म्स में बॉडी से इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं कि प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन हुई तो अमाइनो एसिड्स बने, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ। इसी तरह से सेम न्यूक्लिक एसिड्स की जब ब्रेक डाउन हुए इनके अंदर मौजूद होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस में से अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ। यही अमाइनो ग्रुप जो है वो अमोनिया भी बना रहा है, यूरिया भी बना रहा है, यूरिक एसिड बना रहा है। कौन से एनिमल्स के अंदर अमोनिया रिमूव हो रहा है? जिनके अंदर मोस्ट अवेलेबल वाटर होता है, जैसे कि फिशेस हो गए। फिर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर यूरिया, और जो बहुत एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में रह सकते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड बॉडी से रिमूव होता है। फिर हमने यूरिया साइकिल देखा कि अमोनिया से यूरिया कैसे बनता है, क्योंकि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म है, बहुत ही डेंजरस फॉर्म है, इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर सिट्रोलिन बनाती है। इसके अलावा एक और अमोनिया इसके अंदर इस साइकिल के अंदर शफल होता है, और फिर आर्जिनिनोसक्सिनेट बनता है, और आर्जिनिनोसक्सिनेट आर्जिनिन बनाता है। फिर आर्जिनिन जो है वो आर्जिनेज एंजाइम के थ्रू यूरिया बनाता है और दोबारा से ऑर्निथिन प्रीकर्सर बन जाता है नेक्स्ट यूरिया साइकिल का। फिर हमने डिस्कस किया कि वो एनिमल्स जो अमोनिया को बॉडी से रिमूव करेंगे उनको हम अमोनियोटेलिक बोलेंगे, वो एनिमल्स जो यूरिया को बॉडी से रिमूव करेंगे उनको यूरियोटेलिक बोलेंगे, और वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करेंगे उनको हम यूरिकोटेलिक बोल देंगे। ठीक है। फिर ये वो एनिमल्स हैं जो अमोनिया को 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत है, 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 10 ml वाटर की ज़रूरत है, और 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए 1 ml वाटर की ज़रूरत है। फिर हमने कुछ स्पेशल एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस किया।
या हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन कैसे हो रही है कि इसके अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, ये अपनी बॉडी सरफेस से ही एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ कर रहे हैं। फिर प्लेनेरिया के अंदर हमने एक्सक्रीशन की बात की तो प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम मौजूद होते हैं जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ये जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसकी जो टिप्स होती हैं वो फ्लेम सेल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो कैप्स होती हैं इनके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं जो कि इस तरह फ्लिकर करते हैं जैसे फ्लेम होता है, इसलिए हम इनको फ्लेम सेल्स भी बोल रहे होते हैं। इन्हीं के थ्रू ये अपनी इन्हीं सीलिया की बीचिंग के थ्रू ये अपना सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इन्हीं प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर डाल के बॉडी से रिमूव करते हैं। फिर हम अर्थवर्म की बात की तो अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है वो भी ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू है, लेकिन ये ज़रा प्रोटोनेफ्रिडियम से मॉडिफाइड है और इसको हम मेटानेफ्रिडियम बोल देते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियम में कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, इसमें इंटरनल ओपनिंग मौजूद होती है, ठीक है। और इसके अलावा इस ओपनिंग को हम नेफ्रोस्टोम भी बोल रहे होते हैं। फिर हमने बात की कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू होती है, वो मालपिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है। ये मालपिजन ट्यूब्यूल्स जो है इसके अंदर जो है ये हीमोलिम्फ में से फ्लूइड जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा कर रही हैं और बॉडी से रिमूव कर रहे हैं और सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में ये रिमूव करते हैं। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम वाली जो मॉडिफिकेशन है वो मौजूद है, और ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो नेफ्रॉन की फॉर्म में मौजूद है, और स्पेशली ये नेफ्रॉन जो है ये किडनीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, यानी इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो चुके हैं एक्सक्रीटरी जिनको हम किडनीज़ बोलते हैं, और इन किडनीज़ के अंदर वही ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट इन्होंने बॉडी से रिमूव करना है वो क्योंकि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में रिमूव हो रहा है उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोल देते हैं। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिस्कस किए कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बॉडी से रिमूव करने में, एक्सक्रीशन करने में जो ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं। उसमें हमारे पास लीवर आ जाता है, उसमें हमारे पास किडनीज़ आ जाती हैं, उसमें स्किन भी यानी कह देते हैं, लेकिन स्किन जो है वो इसमें नहीं आती। क्योंकि स्किन जो है एक तो सीबम रिमूव करती है, एक तो स्वेट रिमूव करती है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। स्पेशली जो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट की प्रोडक्शन करते हैं ये थर्मो रेगुलेशन में काम करता है, और जो सीबम ग्लैंड्स सीबम को रिमूव करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफेंड करने में हेल्प करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। लीवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्योंकि ये यूरिया की फॉर्मेशन करता है यूरिया साइकिल के थ्रू। यूरिया साइकिल आप लोग पीछे डिस्कस किया, यूरिया साइकिल जो है वो एक्चुअली में लीवर में हो रहा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लीवर के कुछ फंक्शंस दिए गए थे। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम आ गया हमारे पास। यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक पेयर किडनी का, एक पेयर यूरेटस का, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिथ्रा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो किडनी है, किडनी के अंदर यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ग्लोमेरुलस है। फिर हमने डिस्कस किया यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें एक पेयर किडनी का आ जाता है, एक पेयर यूरेटस का आ जाता है, एक यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, फिर यूरिथ्रा आ जाता है। यूरिथ्रा जो है वो आउटसाइड किडनी है। किडनी के अंदर यूरिया बनने के बाद यूरेटस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है और वहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि नेफ्रॉन जो है वो दो तरह की होती हैं। एक जो किडनी के आउटर रीजन में यानी कॉर्टेक्स में मौजूद होती हैं उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और वो नेफ्रॉन्स जो मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पे होती हैं उनको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। स्पेशली ये वो नेफ्रॉन्स हैं जो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही होती हैं। फिर हमने देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो हमने कहा कि नेफ्रॉन में एक कप शेल स्वेलिंग है जिसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ये सराउंड कर रहा है एक बॉल ऑफ कैपिलरीज को जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है वो अफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आ रहा है और वापस जा रहा है इफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, ठीक है। फिर हमने कहा कि यही ग्लोमेरुलस जो है ये ब्लड कैपिलरीज सिर्फ ग्लोमेरुलस में नहीं है बल्कि आगे भी मौजूद होती हैं। आगे हमारे पास बोमेन कैप्सूल के बाद जो अगला हिस्सा है उसको हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला, और फिर नेक्स्ट यू शेप स्ट्रक्चर को लोपोफेनले और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब जो ब्लड कैपिलरीज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड करी हैं उनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोल देते हैं, और वो जो लोपोफेनले को सराउंड करती हैं उनको हम वेजा रेक्टा बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूरी नेफ्रॉन में से ब्लड गुजरने के बाद फाइनली जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जमा हो जाता है। उसके बाद हमने बात की यूरिन के फंक्शन की, तो यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स की। तो यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन है। जब नेफ्रॉन में से ब्लड गुजरता है सबसे पहले ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से ब्लड क्योंकि इसकी वॉल्स पोरस होती हैं तो ब्लड पंप होकर बोमेन कैप्सूल में चला जाता है और वहाँ से फाइनली जो है वो ब्लड अगले हिस्सों में चला जाता है। अब फिल्ट्रेशन जो है स्पेशली इस फिल्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट बोमेन कैप्सूल में ब्लड जाता है फिल्ट्रेट जाता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रीअब्जॉर्प्शन का है जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होती हैं और उसके बाद सिक्रेशन है।
हाइड्रोजन आयंस की सिक्रेशन स्पेशली जिसमें हो रही है ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हमने देखा कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेट करने के लिए 2 मैकेनिज्म थे, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर और इसके अलावा क्या था दूसरा मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोन्स में हमारे पास 2 हार्मोन्स हैं जिसमें हेल्प करें, एक ADH है और एक हमारे पास जो है वो कौन सा हार्मोन है, एड्रीनोकॉर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि हमारे पास जो है वो 2 कंडीशंस जो हैं, अगर सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर होगी तो जो यूरिया बॉडी से रिमूव होगा वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगी तो जो बॉडी से यूरिया रिमूव होगा वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा। फिर हमने बात की कि हार्मोन्स जो हैं हमारे पास वो 2 तरह के कौन से थे, एल्डोस्टेरोन और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ने प्रोड्यूस किया, और ADH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया। फिर हमने कहा कि किडनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कि किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है और किडनी स्टोन्स को ठीक करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज़्म है उसको हम क्या बोल देते हैं, लिथोट्रिप्सी बोल देते हैं। इसके अलावा हमारे पास रीनल फेलियर भी हो जाता है जो कि एक्यूट कंडीशन है। इसके लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास, या तो डायलिसिस होती है, डायलिसिस जिसमें ब्लड को क्लीन किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, डायलाइज़र के थ्रू, और इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट का मेथड बच जाता है। ठीक है, फिर हमने थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के हमारे पास क्या क्या मैकेनिज़्म हैं। तो टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है हमारे पास जो होमियोस्टेसिस का 3rd मेन स्टेप है। थर्मो रेगुलेशन में प्लांट्स की अगर हमने सबसे पहले बात की तो प्लांट्स हाई टेम्परेचर प्लांट्स को कैसे नुकसान देता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन्स जो हैं, एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। तो इसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, एवापोरेशन करते हैं। एवापोरेशन के थ्रू एवापोरेटिव कूलिंग मिलती है उनको। लेकिन इसका साथ में साइड इफ़ेक्ट भी है, वो क्या है कि जब ज़्यादा एवापोरेशन होना शुरू हो जाएगी तो प्लांट्स में वाटर शॉर्टेज हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन जो हमारे पास आ जाती है, तो प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, प्लांट्स के अंदर जो दूसरी अडॉप्टेशन हाई टेम्परेचर के लिए है वो ये है कि इन्होंने हीट शॉक प्रोटीन्स बना ली हैं। इन हीट शॉक प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स हैं जो डीनेचर नहीं होंगे और हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेंगी। फिर हमने लो टेम्परेचर की बात की, तो लो टेम्परेचर जो है उससे क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कूल हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए प्लांट्स के अंदर क्या अडॉप्टेशंस हैं कि प्लांट्स जो हैं वो इस तरह के फैट्स प्रोड्यूस करें हैं जो कि सुपर सेचुरेटेड हैं। ठीक है, और वो क्या होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, वो सॉलिड नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी अडॉप्टेशन क्या है कि इनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर इन्होंने मॉडिफिकेशन कर ली है जिसके थ्रू इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें वो हाई सुपर कूल तो हो जाती हैं, वो फ्रीज़ नहीं होती और उनके अंदर आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने एनिमल्स के अंदर मैकेनिज्म डिस्कस किए कि एनिमल्स जो हैं वो हमारे पास किस किस टाइप के थे। तो हमने कहा पुकिलोथम्स हैं और उसके अलावा होम्योथम्स हैं। फिर हमने देखा कि न्यू अडॉप्टेशंस के मुताबिक जो है वो हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है टेम्परेचर की बेस पे, एंडोथम्स, एक्टोथम्स और हेटेरोथम्स। ठीक है, फिर हमने बात की मॉडिफिकेशंस की कि क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं जो एनिमल्स के अंदर डेवलप हुए हैं रेगुलेशन के लिए हीट एक्सचेंज की। तो हमने कुछ स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस देखी जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स की प्रोडक्शन है, पैंटिंग का फिनोमेना है, प्लेज है। इसके अलावा बिहेवियरल अडॉप्टेशन है जैसे कि स्वेट की प्रोडक्शन है। अब फिर हमने डिस्कस किया कि मैमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन यानी ह्यूमंस के अंदर क्या क्या स्ट्रेटजी है। तो हाई टेम्परेचर में ह्यूमंस क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स की प्रोडक्शन कर देते हैं, और अगर लो टेम्परेचर होता है तो प्लांट्स शिवरिंग करना स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी हीट को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरह के एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखा। और हमने ये भी बात की कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का काम कर रहा होता है और इस पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो रेगुलेट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने बात की टेम्परेचर इन फीवर की कि जब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब ल्यूकोसाइड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं यानी कि ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और पैथोजेंस भी होते हैं, तो उसकी वजह से स्पेशल केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको पायरोजेंस बोलते हैं। पायरोजेंस क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 37 पे होता है, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उस कंडीशन को बोल देते हैं फीवर या हाई टेम्परेचर, जो कि हमारे पास एक्चुअली में इन पैथोजन से खुद को बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम पायरेक्सिया भी बोल देते हैं। ठीक हो गया, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो था वो एंड हो गया था और हमने ये चैप्टर जो है उसका मज़ीद ओवरव्यू ले लिया ताकि अगर कोई बात हमें पहले समझ नहीं आई तो वो अब रिवाइज़ हो सके।